इंटीग्रिटी पर्सनालिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट जेस्चर का काम करता है। सिविल सर्वेंट जो फील्ड पर रह करके या फिर ब्यूरोक्रेसी में रह करके डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग करते हैं, जहां पर पीपल का वेलफेयर करना, लोगों का वेलफेयर करना ये प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है, वहां पर इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रिसेंट में अभी कैग का एक आर्टिकल आया है जहां पर इन्हीं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंटीग्रिटी को बताया गया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडिया की डेमोक्रेसी में कैग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस और सेफगार्डिंग पीपल्स इंटरेस्ट, इसके लिए कैग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1950 में 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पावर में आ गया, तो लाइफ और फ्रीडम के ऑब्जेक्टिव के साथ में हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है वो भी सेटअप हो गया। इस डेमोक्रेटिक जर्नी के दौरान में विजन किया गया कि हम इंडिविजुअल राइट्स के प्रिंसिपल को, इक्वलिटी, एक्सेसिबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिवर्सल सफरेज एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन को प्रमोट करेंगे। इंडिया जो कि आज की डेट में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और इतने वाइब्रेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप, डाइवर्सिटी और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ में जो आगे बढ़ रहा है, वहां पर इंटीग्रिटी और इंटीग्रिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन का होना काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी ऑफ गवर्नमेंट को और इसकी सैंक्टिटी को बनाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैग जो कि आर्टिकल नंबर 148 में मेंशन किया गया है, ये इंश्योर करता है कि जो पब्लिक मनी है वो प्रॉपरली और इफेक्टिव तरीके से गवर्नमेंट प्रोग्राम में लगाई गई है और उसका ये ब्यौरा भी तैयार करता है। इंटीग्रिटी आखिर होती क्या चीज होती है? इंटीग्रिटी जो कि आप इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में आप चीजें समझ सकते हैं, इसमें कई सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि मोरालिटी, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, ऑनरेबल, राइट, वैल्यूज, बहुत सारी चीजों को मिला करके जब सब कुछ एक साथ हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का सिंपल मीनिंग अगर बात करें तो इट इज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिमेन कंसिस्टेंट एंड कमिटेड टू हिज और हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। ये एथिकल और मोरल वैल्यूज को इंफेसाइज करता है। ये कहता है कि जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए या जो कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए वो वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए। यहां पर कुछ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स भी होते हैं। इसमें सिविल सर्वेंट को एक ऑनेस्ट, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशनेट, फेयरनेस, सेल्फ कंट्रोल एंड ड्यूटी बाउंड बनाने की पूरी कोशिश की जाती है। इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है एक सिविल सर्वेंट के लिए। सिविल सर्वेंट के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इससे कंसाइंस का डेवलपमेंट होता है। कंसाइंस जो हमारे एक अंदर से आवाज आती है उसे हम कंसाइंस बोल देते हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं, ऐसे इवेंट आपके पास में आएंगे जहां पर आपको ऑन द स्पॉट आपको देखना पड़ेगा कि आखिर में क्या सही हो सकता है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जहां लॉ भी साइलेंट होता है, वहां पर उस समय अपने दिमाग से, अपने कंसाइंस से पूछ करके ही डिसीजन मेकिंग करनी होती है और वहां पर इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंटीग्रिटी से एक सोशल जेस्चर, एक सोशल गुड डेवलप होती है। कहीं ना कहीं समाज के लिए जो एक इम्पार्शियलिटी और ऑनेस्टी का प्रिंसिपल होना चाहिए वो इसी इंटीग्रिटी के ही बेसिस पर आता है। करप्शन को रोकना हो, मैल एडमिनिस्ट्रेशन को रोकना हो और एक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करना हो, उसके लिए भी इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। इंटीग्रिटी से रॉन्ग डिसीजन को लेने और सही डिसीजन को प्रमोट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा डेवलपमेंट में भी एक ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, इन सभी चीजों को इंटीग्रिटी के ही तरीके से, इंटीग्रिटी के हेल्प से हम डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक रिसोर्स को मैनेज करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, उसको सही और इफेक्टिव तरीके से खर्च करना, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। पावर का मिसयूज करने से इंटीग्रिटी रोकती है। कहीं ना कहीं जो एक पर्सनल और पब्लिक लाइफ होती है, उन पर्सनल और पब्लिक लाइफ के बीच में जो एक ग्रे एरिया है उसे भी कैसे मैनेज करना है, ये भी कहीं ना कहीं इंटीग्रिटी बताती है और इसी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट होती है गुड गवर्नेंस के लिए। आखिर जो कैग ने अभी रोल प्ले किया है इंटीग्रिटी के लिए, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से ये गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर रही है।
कैग की जो ऑडिट होती है कहीं ना कहीं वो करप्शन और जो इरेगुलरिटीज वगैरह होती है उसको रोकने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ही बनाई गई है। और इसी कारण से कैग और जो पब्लिक अकाउंट है इन दोनों को बोला जाता है कि दे आर ट्विन सिस्टर्स। कैग कमजोरियों को आइडेंटिफाई करता है, ये आइडेंटिफाई करता है कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो किस तरीके, मतलब कहां से कमजोर पड़ रहा है, कहां से चीजें सही तरीके से नहीं हो रही और कहां पर लूप होल है जिसके जरिए करप्शन किया जा रहा है। और इसके जरिए अल्टीमेटली यहां पर कैग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इस वजह से कैग की इंटीग्रिटी काफी इंपॉर्टेंट होती है। कैग अपने ऑडिट के जरिए और चीजों को एनालाइज करके ये बताता है कि करप्शन कहां पर हो रहा है या किस तरीके से हो रहा है, एंड फाइनली उस पर उस चीज को मैनेज भी किया जाता है, उसको लेकर के फिर लॉज वगैरह भी बना लिए जाते हैं। कैग अपने ऑडिट के जरिए डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की कोशिश करता है। कई तरीके के यहां पर तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेकर के आना। कैग की जो रिपोर्ट होती है पार्लियामेंट में प्रस्तुत की जाती है और पार्लियामेंट में फिर उस रिपोर्ट पर डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं। डिबेट एंड डिस्कशंस के बाद में ये इंश्योर किया जाता है कि जो मनी स्पेंड की गई है वो इफेक्टिव तरीके से की गई है या नहीं की गई है, और उसी पर डिबेट एंड डिस्कशन के जरिए ये पब्लिक में भी मैसेज आता है कि जो स्कीम्स चलाई गई हैं या स्कीम पर पैसे खर्च किए गए हैं वो कितने इफेक्टिव तरीके से किए गए हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ कैग, ये इंश्योर करती है गुड गवर्नेंस को भी। कैग ये आइडेंटिफाई कर देती है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम पॉलिसीज में कहां कहां पर वीकनेस है और फिर अपने रिकमेंडेशन दे करके उसको इंप्रूव करने की कोशिश करती है। इसके अलावा पब्लिक पार्टिसिपेशन को और बढ़ाया जाता है, सोशल एक ऑडिटिंग हो जाती है जिसके जरिए भी कहीं ना कहीं पब्लिक पार्टिसिपेशन और गुड गवर्नेंस और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने का एक जरिया बन जाता है। कई सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर कैग ने अपने ऑडिट के जरिए डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, जैसे नरेगा दैट इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, जो कि 2005 में आई गई थी। वहां पर कई तरीके की इरेगुलरिटीज और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया गया था। आइडेंटिफाई करने के बाद में यहां पर कई तरीके के नए सॉल्यूशंस निकाले गए और सॉल्यूशन के बाद में आज की डेट में नरेगा एक काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी स्कीम है जिसमें कई तरीके के कंस्ट्रक्टिव काम भी किए जा रहे हैं। इसके अलावा 2G जो स्पेक्ट्रम थी उसमें भी एलोकेशन में स्कैम लाई गई थी, वहां पर भी करप्शन और जो इरेगुलरिटीज थी उसे भी कैग ने ऑडिट के जरिए आइडेंटिफाई किया था, बताया था कि आखिर में क्या चीज हुई थी, और इसकी इन्वेस्टिगेशन फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में चली और जो भी दोषी थे उस पर कार्यवाही की गई थी। कोल ब्लॉक का भी जो लोकेशन हुआ था वहां पर भी हमें सेम इसी तरीके की करप्शन और इरेगुलरिटीज देखने को मिली थी, और यही कारण है कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया और फाइनली फिर जो भी इसमें दोषी थे उनको भी सजा दी गई थी। कैग अपने ऑडिट के जरिए जो भी पंचायत या पॉलिटिक्स लोअर लेवल की यानी कि जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है उसको भी देखती है। इट हैज द पावर टू ऑडिट एन अकाउंट ऑफ एनी बॉडी और अथॉरिटी दैट रिसीव मनी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और इसके जरिए भी जो थर्ड टायर में भी जो करप्शन या मैल एडमिनिस्ट्रेशन या किसी तरीके की अगर गड़बड़ियां निकल करके आती हैं तो उसको भी ये आइडेंटिफाई कर देती है। कैग पंचायत के भी ऑडिट कर देती है या कई बार इंडिपेंडेंट ऑडिट भी कर देती है। इट कंडक्ट इधर सुओ मोटो और द रिक्वेस्ट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कहीं ना कहीं ये इंश्योर किया जाता है कि अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहे और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंसी भी दिखती रहे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ पंचायत, जहां पर इनकी रेवेन्यू कलेक्शन होती है और एक्सपेंडिचर होती है, इसको कैग देखता है। इसके अलावा पंचायत के प्रोग्राम और स्कीम को भी इंप्लीमेंट करने में कंप्लायंस जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस की है या फिर पीपल सेंट्रिक अप्रोच को लेकर के आना, ये सभी कहीं ना कहीं कैग का ही काम है। और इस कैग इस काम के जरिए फाइनली यहां पर अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी और गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने की कोशिश किया जाता है। कैग कहीं ना कहीं पीपल सेंट्रिक भी है। इट ऑडिट रिपोर्ट जो भी डिजाइन की जाती है दे आर एक्सेसिबल टू द पब्लिक, ये पब्लिक में एक्सेसिबल होती है, हालांकि काफी टेक्निकल होती है और बाद में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो इसे सिंपल तरीके से, एक सिंप्लीफाइड तरीके से निकाल करके लेकर के आती है जो कि सभी लोगों के द्वारा पढ़ी जा सके, समझी जा सके, आसान भाषा में लिखी जाती है। इससे जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी है वो इंप्रूव तो होती ही होती है, साथ में पब्लिक का जो एक ट्रस्ट है वो ट्रस्ट भी बिल्डअप होते आता है। और यही इनफैक्ट गुड गवर्नेंस की एक निशानी है, जहां पर पब्लिक का आप पर ट्रस्ट रहे और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबल एक सिस्टम आपका बना रहना चाहिए। कई तरीके के एग्जाम्पल है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि जो कैग है वो पीपल सेंट्रिक ऑडिट करती है। जैसे इसकी रिपोर्ट सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है एंड दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, हालांकि टेक्निकल होती है,
ज़्यादा सिंप्लीफाइड जो इसकी रिपोर्ट निकल करके आती है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी निकाल करके लेकर के आती है। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ये पब्लिक को अवेलेबल है, इट इज अवेलेबल ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म, जहां पर आप ऑनलाइन या फिर ऑडियो फॉर्मेट में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। इट फोकस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज ऑन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजन। इट मेक्स रिपोर्ट and recommendations for improving the delivery of government services and ensuring that public money is being used for intended purpose। कहीं ना कहीं जो सोशल ऑडिटिंग होती है ये भी इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं जो कैग है उसकी अपनी लिमिटेशन है और लिमिटेशन के कारण से और टाइम टेकिंग होने के कारण से इसका मिसयूज भी कई बार कर लिया जाता है। तो सोशल ऑडिटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी यहाँ पर। सोशल ऑडिटिंग से एक तो रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन हो जाता है और दूसरा पब्लिक पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाता है। CAG can provide more resource for social audit by increasing the number of staff and budget allocation to the social audit. Developing better social audit methodology। अब कहीं ना कहीं CAG के पास में अपना एक एक्सपीरियंस है, ऑडिटिंग इनका मेन काम होता है और इस वजह से इस CAG के जरिए फाइनली जो भी ऑडिट किया जा सकता है उसमें अपना एक्सपर्टाइज और अपनी ट्रेनिंग के जरिए हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है, जिससे कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है सोशल ऑडिट के लिए आ रहा है वो भी नए तरीके देख सके, समझ सके और इस चीज़ को इंप्लीमेंट कर सके। बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर सोशल ऑडिट, प्रमोटिंग द यूज ऑफ सोशल ऑडिट फाइनेंसिंग्स। तो कहीं ना कहीं ये जो पीपल पार्टिसिपेशन है, लोगों का जो सरकार में एक ट्रस्ट है और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उसमें कैग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और इस वजह से कहीं ना कहीं कैग का इंटीग्रिटी को मेंटेन करना, इंटीग्रल बना रहना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन फिर भी कई तरीके के चैलेंजेस आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, जैसे कि कैग में जो सबसे बड़ा एक चैलेंज देखने को मिलता है वो है टास्क ऑफ इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट। हालांकि जो कैग है वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन फिर भी एक दबाव रहता है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए और लगातार टाइम टू टाइम उस चीज़ को पिन पॉइंट करते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की एक इन्वॉल्वमेंट देखने को हमें मिल जाती है। कई तरीके की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इनसफिशिएंट रिसोर्स को लेकर के कैग अंडर स्टाफ्ड होते हैं, अंडर फंडेड होते हैं और इस वजह से जो इनकी कॉम्प्रिहेंसिव और टाइमली ऑडिट रिपोर्ट डिलीवर की जा सकती थी वो भी टाइम टेकिंग हो जाती है। दूसरी चीज़ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन कर ही लिया है। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, कई बार जो कैग का रोल होता है उसकी जो इंपॉर्टेंट होती है उसको पब्लिक नहीं जान पाती है कि आखिर में इनका मेन काम क्या क्या है। अब जैसे कैग अगर देखेंगे तो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, बट एक्चुअल में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर जनरल का ही मेन काम इनको दिया गया है, कॉम्प्ट्रोलर का काम इंडिया में नहीं दिया गया है। ये केवल और केवल यूके की मेन इंपॉर्टेंट एजेंसी के तौर पर काम करता है। कॉम्प्लेक्स और लीगल फ्रेमवर्क यहाँ पर है, कहीं ना कहीं जो कैग है वो एक कॉम्प्लेक्स लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर में काम करता है और इस वजह से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कैग टू नेविगेट एंड टू इंश्योर दैट इट्स ऑडिट रिपोर्ट आर लीगली साउंड। इसके अलावा आज की डेट में टेक्नोलॉजी का ही मेन काम है, टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर कई तरीके के चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम्स ही हैं, तो कई तरीके के सॉल्यूशंस भी हमें चैलेंजेस के देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि रिसोर्स को बढ़ा करके हम लोग इसकी जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उसको एनहेंस कर सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से कैग को बचाया जा सकता है। इसके अलावा कैग की जो रोल है इन रेजिंग द अवेयरनेस एंड इंपॉर्टेंस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा लीगल और रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको भी हम सिंप्लीफाई करके कैग की जो अकाउंटेबिलिटी उसको मेंटेन कर सकते हैं। ये सब तो वो चीज़ें हो गई जहां पर हम कैग को एक मतलब इंस्टीट्यूशनल तरीके पर चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसे हैं जो व्यवहारिक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी हैं। किसी भी लॉ को जब बनाया जाता है तो उस लॉ और लॉ की जो इंटेंट है उन दोनों को ही चेक करना चाहिए। कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए या फिर कैग अपने लिमिट में रहते हुए, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई है उसमें रहते हुए कहीं ना कहीं इंश्योर करना होता है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है या जो स्कीम बनाई है क्या वो सच में लोगों के हित के लिए है या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल लेटर स्पिरिट में केवल काम कर लेना ऑन द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल नंबर 148 दैट वुड नॉट हेल्प द कैग टू इंश्योर इट्स इंटीग्रिटी। अगर इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है तो कैग को यह भी देखना होगा कि जो स्कीम बनाई जा रही है क्या वो सच में वेलफेयर ऑफ द पीपल के लिए है या फिर वेलफेयर ऑफ द पॉलिटिकल पीपल के लिए है। तो ये चीज़ इंश्योर करना और इस चीज़ को देखना कैग का इंपॉर्टेंट काम रहेगा। और आज की डेट में डिजिटल जो
एक रिवोल्यूशन हो रखा है या जो डिजिटल प्रेजेंस है उससे पब्लिक में आप डायरेक्ट एक मैसेज दे सकते हैं और डेमोक्रेसी को और वाइब्रेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आर्टिकल डिस्कस किया कैग की इंटीग्रिटी को लेकर के। जीएस पेपर नंबर 4 के साथ में आप इसको लिंक कर सकते हैं एथिक्स पेपर के साथ में। इसके अलावा ज्योग्राफी ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज और डेली आंसर राइटिंग के लिए आप इन कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी गई है, चेक करिए और अपने हिसाब से आप इनरोल कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।